Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of our chapter, that is protection and conservation of environment. So let's move to the classwork. So dear students, the last topic, the major topic of this chapter which we started previously, जो कि हमने कुछ lectures पहले start किया था, उसकी heading थी, जो main topic था, that was biology and the service of mankind. ये हमारा मेजर टॉपिक था जो कि हमने स्टार्ट किया था। इस तरतीब को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं हर टॉपिक से पहले जब याद जो इसके फर्दर सब कॉन्टिनेंट से बता रहा था, तो चूंकि इसी सीरीज से रिलेटेड आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसलिए इसको दोबारा से मैं जस्ट इसके फ्लो चार्ट की शक्ल में बताने लगा हूँ। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। ठीक है, सो बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, दैट वाज द मेजर टॉपिक। इसमें हमने बात की थी कि जो बायोलॉजिकल साइंस है उसने हेल्प की ह्यूमन काइंड की, मैन काइंड की मुख्तलिफ तरीक़ों से। जैसे कि नंबर 1, जैसे हमने डिस्कस किया था, बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन में हमने डिटेल्स पढ़ी इसकी। ठीक है, किस तरह से खुराक की जो है वो पैदावार के हवाले से किस तरह से उसको बढ़ाया गया, किस तरह से बायोलॉजी ने उसमें रोल प्ले किया। दूसरा इसका हमने पढ़ा था कम्बैटिंग डिजीजेस, रोल ऑफ बायोलॉजी इन कम्बैटिंग डिजीजेस, और इसका जो हमने हेडिंग पढ़ी थी दैट वाज डिजीज कंट्रोल। और फिर डिजीज कंट्रोल में आके हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, 3 प्रॉन्च्ड एक्शन पढ़े थे, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, और फिर लास्ट में डिस्कस किया था दैट वाज जीन थेरेपी एंड ड्रग ट्रीटमेंट। क्लियर। और फिर इसके साथ मैंने ऐड किया था एक और, दैट वाज, इसके सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, क्लोनिंग, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो क्लोनिंग भी इसमें भी आपने देखा मुख्तलिफ तरह से किस तरह फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, इसके किस तरह से बेनिफिट्स जो ह्यूमन काइंड को दिए जा रहे हैं थ्रू क्लोनिंग। तो ये भी बायोलॉजी की ही बदौलत है। और चौथा और लास्ट, दैट इज रोल ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रोल ऑफ बायोलॉजी in conservation and protection of environment. Clear? So that will be the last service of biology. That was the last service of biology for mankind. That how biology has played role in the conservation and protection of the environment. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, दुनिया में इंडस्ट्रीज़ का रेवोल्यूशन आया, सनतों का रेवोल्यूशन आया, जितनी ज़्यादा सनतें बनती चली गईं, इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड तो थोड़ा सा ज़रूर रेज हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और होता रहेगा और होता रहा है, जिसको हम कहते हैं पॉल्यूशन, जो कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बनी। क्लियर। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन
has raised the standards of living, but also created environmental pollution. इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ी, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन ने जन्म लिया इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो आहिस्ता 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 क्या हुआ, इंसान इसमें धंसता चला गया। इंडस्ट्रीज तो लगा ली, लेकिन उसका जो वेस्ट है उसको ठिकाने लगाने का निज़ाम बहुत देर में समझ आया कि उनको कैसे, जब नुकसान होना शुरू हो गया उस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, तो तब उसके लिए जब कुछ करना पड़ा तो समझ में आती बहुत देर हो चुकी है। लेकिन फिर भी इतनी देर नहीं, अगर अब भी हम इसको संभाल लें तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उनकी बचत हो सकती है। तो इंडस्ट्रीज़ ने अपना वेस्ट, जितना भी वेस्ट था, ठीक है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो गैस फॉर्म में, वो सारा इस एनवायरनमेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ना तो हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा साफ़ है, ना पीने के लिए पानी साफ़ है, और ना ही बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आबी मखलूक है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एवरी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ना ही वो इससे महफूज रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दिन ब दिन इस तरह से दलदल में फंसता चला गया इंसान कि ना तो इसके बगैर गुजारा हो सका, इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर दिन ब दिन पहले से अगले ऊंची छलांग की चाहत और उससे पहले से ज़्यादा रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चाहत लेकर चला, और उसी तरह से ऐसी दलदल में फंसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन की कि अब निकलना इसका बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ पर फिर आकर बायोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया और उसने इस सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के हवाले से अटेंशन जो है साइंटिस्ट की अपनी तरफ माइल की, कि कुछ तरीक़ेकार बताए गए कि जिसके ज़रिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जा सकता है फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो पोल्यूट हो चुका है उसको साफ़ करने का तरीका भी बताया, और आने वाले वक्तों में उससे बचने का तरीका भी बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं इसके वर्क की तरफ, किस तरह से बायोलॉजी ने हेल्प की। सो द इंडस्ट्रीज are adding tons of industrial waste in the form of solid, liquid and gases, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एंड effluents are being injected into canals, rivers, seas and oceans. Clear? So this is creating and has created a huge problem for the living world.
फॉर द लिविंग वर्ल्ड। जो जिंदा दुनिया है, जो जानदारों की दुनिया है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया इंसानों ने खुद से ही, अपने लिए भी और बाकी जानदारों के लिए भी। क्लियर? सो द lead from automobiles chromium from tanneries and other toxic heavy metals are added on daily basis to our environment. If these issues regarding environmental pollution will not be addressed properly, it will jeopardize the existence of mankind on the face of the earth. तो लेड जो कि ऑटोमोबाइल्स मतलब कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और उसके धुआं नहीं तो उसका एग्जॉस्ट में से निकलता है लेड। और इसी तरह से क्रोमियम जो कि टैनरीज कहा जाता है चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रीज को। आपको पता है स्टूडेंट्स के पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी सनत मौजूद है, और कहाँ पर मौजूद है? कसूर में। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंगली तकरीबन 200 के करीब टैनरीज मौजूद हैं कसूर के अंदर, और वो खालों से जब चमड़ा की और चमड़े के आगे आइटम्स बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए दे यूज टन्स ऑफ वाटर्स एंड टन्स ऑफ केमिकल्स उनको प्रिजर्व करने के लिए। और अल्टीमेटली वो वॉश होकर जब उसको सारा प्रोसेसिंग होती है तो कहाँ पे जाता है? छोटे नदी नालों में, वहाँ से फिर बड़े नालों में, उन बड़े नालों से फिर नहरों के अंदर, इन द कैनाल्स कहाँ लीड करती हैं? टुवर्ड्स द रिवर्स, यानी दरियाओं में, दरियाओं से फिर वो समंदरों में, और समंदरों से फिर ओशंस में चला जाता है, अल्टीमेटली मेकिंग वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, सो इस तरह से अगर इन इश्यूज़ को कंप्लीटली और जितनी जल्दी हो सके और फ्यूचर में एड्रेस ना किया गया तो इंसान की अपनी इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। तो यहां पर फिर बायोलॉजिस्ट ने, द बायोलॉजी has played a life-saving role to give solutions to protect and conserve
द एनवायरमेंट। क्लियर? तो वो किस तरह से रोल प्ले किया? द बायोलॉजिस्ट्स have given and researched various methodologies to clean the polluted environment as well as to protect it from further danger and loss। तो वो मेथोडोलॉजीज, वो तरीक़ेकार क्या हैं? उनमें से एक है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, वो सीवेज किसी भी तरह का हो, चाहे वो सिटी सीवेज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सीवेज है, या वो वेस्ट है, किसी भी तरह का उसको। सो बायोलॉजिस्ट्स have emphasized on having treatment of city waste or industrial waste before passing to canals and other areas। कि एक ट्रीटमेंट, एक प्लांट होता है बाकायदा तौर पर, जो कि हर कंपनी में नस्ब होना चाहिए, हर इंडस्ट्री में नस्ब होना चाहिए। उसमें से बाकायदा तौर पर जितना भी वेस्ट है वो पास करेगा, उसमें से जितने भी टॉक्सिक हैवी मेटल्स, और आम तौर पर देखा जाए तो उसमें कार्सिनोजेनिक जो मटेरियल्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो उसमें से उसको छान ले, उसको निकाल दे वो प्लांट, और बाकी का जो वेस्ट है जो कि हमारे लिए भी और बाकी आबी मखलूक के लिए भी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी नुकसानदेह ना हो, उसको आगे फिर पास कर देना चाहिए। तो एक तो बताया ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। दूसरा जो मेथड बताया गया दैट इज बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, तो यहां पर इट इज द डिग्रेडेशन, it is the degradation of environmental pollutants by using living organisms। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये,
इसको मार्क कर लीजिए। यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को, टॉक्सिक एलिमेंट्स को या टॉक्सिक वेस्ट को जानदारों के ज़रिए रिमूव करवा देना, उसको डिग्रेड करवा देना कहलाता है बायो रेमेडिएशन। और इसमें मुख्तलिफ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है बायो रेमेडिएशन के लिए। इसमें प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, प्लांट्स को भी। जैसे कि एक एग्जांपल इसकी कोट करता हूँ, सनफ्लावर। सनफ्लावर का नाम सुना आपने? सूरजमुखी। जिधर जिधर सूरज जाता है जो अपना मुख यानी चेहरा उसकी तरफ कर लेता है, ठीक है। सो सनफ्लावर इज बीइंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब, ये बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की ना कि सनफ्लावर के अंदर ये खासियत मौजूद है, इट कैन यूज टू एब्जॉर्ब द यूरेनियम, जो कि हाईली रेडियो एक्टिव और हाईली टॉक्सिक है, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं। आपको पता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। एंड आर्सेनिक, ठीक है, बहुत ही इंतहाई खतरनाक केमिकल्स हैं। तो ये तो मिसाल आ गई प्लांट से। अभी हम बात करते हैं एक और मिसाल, एक और एग्जांपल बायो रेमेडिएशन की, एल्गी। सो एल्गी जो है डियर स्टूडेंट्स, इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तरह के एल्गी। एल्गी आर यूज्ड टू एब्सॉर्ब द हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स होते हैं उसके अंदर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के अंदर हैवी मेटल्स इन द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। क्लियर? तो इस अमल को कहते हैं बायो एब्जॉर्प्शन। बायो एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से भी ये इनसे काम लिया जा रहा है। इसी तरह से दो और ऑर्गेनिजम्स का यहां पर जिक्र करूंगा। फंजाई, चैप्टर नंबर 8 में भी मैं इसके हवाले से जिक्र करूंगा। क्लियर? उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर। सो फंजाई जो हैं बहुत अहम है। दे हैव एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम which is used to degrade not only industrial waste, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट को वो डिग्रेड करते हैं, बट ऑल्सो बायोलॉजिस्ट ने एक नई रिसर्च की कि फंजाई के अंदर ये खासियत है कि जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए, जैसे हिरोशिमा, नागासाकी जापान में, सो उन जगहों के ऊपर ये बाकायदा तौर पर इनको ग्रो करवाया जा रहा है, उनकी कुछ स्पीशीज़ को जो वहाँ से रेडिएशंस को एमिट कर रही हैं, उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो वहाँ से रेडियो एक्टिविटी का बाकायदा तौर पर इफेक्ट कम होता चला जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द बायोलॉजिस्ट। सो but also absorb nuclear radiations। और एक और नई रिसर्च फंजाई के हवाले से, they can also convert radioactive elements to other forms। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को किसी दूसरी शक्ल में वो कन्वर्ट कर रहे हैं इन एंजाइम्स की ही मदद से, कि जिसकी वजह से उनकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो रही है।
और ये भी वहाँ पर जहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, वहाँ पर ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो बायोलॉजी इज़ हेल्पिंग इन दिस वे ऑल्सो। एक और आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बायो रेमिडिएशन की, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है जो कि ऑयल स्पिलेज के हवाले से, उसे ऑयल बग भी कहते हैं उस बैक्टीरिया को। इट यूज टू क्लीन द ऑयल स्पिलेज एनीवेयर, जहाँ कहीं पर भी होगी। तो कुछ स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं, उनको ऑयल बग्स भी कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया को। आपने देखा होगा कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो पेट्रोल हमें मिलता है या डीजल मिलता है या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो ये एज इट इज़ हम बाहर से नहीं मंगवाते, बाहर से आता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की आगे प्रोसेसिंग करके ये सारे पेट्रोलियम मसनूआत जो होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसको रिफाइन किया जाता है इन वेरियस रिफाइनरीज ऑफ द पाकिस्तान। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि दुनिया में भी इसी तरह से सारा प्रोसेस चल रहा है। तो वो बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के अंदर वो क्रूड ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर उसमें लीकेज हो जाए या वो कहीं नीचे से चट्टान से टकरा जाए और उसमें उसकी वजह से लीकेज हो जाए या किसी और वजह से लीकेज हो जाए, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आबी मखलूक वहाँ पर फौरी तौर पर मरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे अब वहाँ पर उनकी सफाई के लिए जब तक वो क्रूड ऑयल वहाँ पर रहेगा, आबी मखलूक की बर्बादी रहेगी और नए ऑर्गेनिजम्स का वहाँ पर ग्रो करना भी मुश्किल होगा, उनको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो ऐसा ही होता था कि अब उनको अल्लाह के सहारे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा अक्ल इंसान इस्तेमाल की, बायोलॉजिस्ट ने ऐसे बैक्टीरिया जो है वो आइडेंटिफाई किए और उनकी इस एबिलिटी को कि उन बैक्टीरिया को अगर उन ऑयल स्पिलेज वाली जगहों पे छोड़ दिया जाए और वो छोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और उस के अंदर मौजूद जो केमिकल्स होते हैं उनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑयल स्पिलेज का सफाया हो जाता है, वहाँ से ऑयल ख़त्म हो जाता है। उसको ये एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं ये बैक्टीरिया, जिनको ऑयल बग्स कहा जाता है। सो ये तो होगी बात बायो रेमिडिएशन की। तो ये किस तरह से ये कितने मुख्तलिफ फील्ड्स में हेल्प कर रही है। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है, बट एज वी आर कंसर्न टू दिस टॉपिक, हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसको हमने एज पर आवर सिलेबस हमने इसको वाइंड अप करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का तो हल बता दिया। एक और बहुत बड़ा मसला जो दुनिया का आजकल चल रहा है, दैट इज regarding the species. This is called as endangered species or the endangered organisms. The species which is at the risk of extinction in the near future is called endangered species. क्लियर? तो ऐसी स्पीशीज़, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ये ख़तरा हो कि आने वाले चंद सालों के अंदर, नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल में वो इस दुनिया से, इस सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो जाएंगे, उनका एक मेंबर भी नहीं रहेगा, ऐसे स्पीशीज़ को कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो इंसानों का ही है। उनका हैबिटेट हमने जो है वो लॉस करवा दिया, और उनको हंट किया अपने खाने के लिए या मज़े के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनका तो हमें पता भी नहीं है, वो प्लांट और एनिमल्स जो कि हमारे नॉलेज में आए बगैर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशंस, polluted environment and due to our
व्हाट वी कैन से दैट नॉन सीरियस बिहेवियर। तो इसके लिए फिर बायोलॉजी ने जो है बायोलॉजिस्ट दे गिव द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इनके लिए फिर क्या करना चाहिए? द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम is also given by biologists। जो नेचर को समझते हैं वही उसका हल बता सकते हैं। लाइक जैसा कि by creating national parks, नेशनल पार्क्स बनाए चाहिए। जो एनिमल्स हैं वहाँ के उनको नेशनल पार्क्स में रखा जाए और उनको जू में ना रखा जाए। ठीक है, जू के अंदर चूंकि उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता, और नेशनल पार्क्स मतलब कि जो जहाँ पर वो जंगलात में रहते हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर रहेंगे, उसी कोई उन्हीं की बाउंड्री वॉल बनाकर और उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाए, तो इस तरह से कंजर्व हो सकता है। यानी उनका नेचुरल हैबिटेट ना छीनें। नेचुरल हैबिटेट छीनेंगे तो मज़ीद ख़तरात बढ़ जाएंगे। या फिर अगर हम बाय स्टॉपिंग द हंटिंग और द हंट ऑफ दीज एनिमल्स। आपको पता है कि इन जो एलिफेंट्स हैं वो भी कि कई दुनिया के इलाकों में एंडेंजर्ड हो चुके हैं। रीज़न, हाथियों को मार दिया जाता है खाने के लिए नहीं, बल्कि क्या उसके जो दांत होते हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूएबल्स जो हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखें, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी इंसान जो है इतने बड़े जानदारों को इस दुनिया से सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? बाय स्टॉपिंग द हंट ऑफ दीज एनिमल्स, जैसे होबरा बस्टर्ड जिसकी हमने बात की थी 9th के अंदर भी, वो हर साल जो माइग्रेट करके आते हैं परिंदे हमारे मुल्क के अंदर सर्दियों में, तो उनमें से हर साल 2 लाख परिंदे सिर्फ मार दिए जाते हैं। ठीक है, शिकार का शौक पूरा करने के लिए। इसी तरह से दे आर बिकमिंग एंडेंजर्ड। ठीक, और उसको अगर हंट को रोक दिया जाए एंड बाय प्रिवेंटिंग देयर हैबिटेट लॉस, उनके हैबिटेट लॉस को बचाया जाए, यानी उनको जहाँ पर वो नेचुरली रहते हैं उनको वहीं पर ग्रो करने दिया जाए एनिमल्स को या प्लांट्स को, तो इससे भी बचत हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे तरीक़ेकार जो कि बायोलॉजिस्ट ने बताए, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट रिगार्डिंग दैम। सो दिस इज़ हाउ द बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।